चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो अपन वर्षा पे छोड़ के चले गए थे ना। इसके बाद का कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने। पाला भी नहीं पढ़ा है। पाला पढ़ा दिया, पर वर्षा के यंत्र रह गए थे अपने, है ना। तो वर्षा का मापन किया जाता है रेन गेज से। किससे किया जाता है? रेन गेज को हिंदी में कहते हैं वर्षा मापी। क्या कहते हैं? वर्षा मापी। ये एक प्रकार का यंत्र है। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी टेस्ट ट्यूब होती है, परख नली, है ना, जिसमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर के निशान लगे हुए रहते हैं। और ये खुले में एक स्टैंड पे लगा दी जाती है किसी छत के ऊपर। जब भी बारिश होती है तो इसके अंदर वो पानी इकट्ठा हो जाता है, और इस पानी को अपन इसमें लगे हुए पैमाने पर नाप लेते हैं। 2 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। अब प्रश्न आता है कि इसकी लंबाई कितनी होती है वर्षा मापी की। तो वर्षा मापी की लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर या 300 मिलीमीटर। कितने मिलीमीटर? सेंटीमीटर में कितना लिख देंगे? 30 सेंटीमीटर। अगर इसके व्यास की बात की जाए, यहां से यहां तक की जो सीधी दूरी होगी, इसको क्या कहेंगे अपन? व्यास। तो इसका व्यास होता है लगभग 127 मिलीमीटर। कितना होता है? 127 मिलीमीटर। अब प्रश्न आता है वर्षा का मापन कितने बजे किया जाता है। तो वर्षा का मापन किया जाता है सुबह 8:30 बजे। कितने बजे किया जाता है? 8:30 AM या 2 PM, दोपहर के 2 बजे। पर आपको ध्यान रखना, 24 घंटे में केवल एक ही बार वर्षा का मापन किया जाता है। कितने घंटे में? 24 घंटे में केवल एक बार, दो बार नहीं। आज अगर 2 बजे तो फिर कल भी 2 बजे, परसों भी 2 बजे। ऐसा नहीं कि आज 8:30 कल 2 फिर परसों 8:30। 24 घंटे बाद ही करना है ना। तो या तो सुबह 8:30 या सुबह या दोपहर में 2 बजे। अब एक प्रश्न आता है कि ये जो आदमी काम करता है, मौसम वैज्ञानिक जो वर्षा का मापन करता है, इसकी सैलरी कितनी रहती है? शुरू में तो 1-1.5 लाख रहती है, फिर 2-2.5 लाख हो जाती है। काम कुछ नहीं करना है। सुबह 8:30 बजे गए मॉर्निंग वॉक पे, देख लिया, रजिस्टर में लिख दिया, खाली करा, रुमाल से पहुंच के वापस रख दिया, है ना। तो इसके लिए एक और रेन गेज बनाया जिसका नाम रखा गया सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज। क्या नाम रखा गया? सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज। सेल्फ रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि वो 8 बजे ऑटोमेटिक एक बार यूं पलट जाएगा, फिर वापस सीधा हो जाएगा। वो लिख लेगा, है ना, कैमरा लगा हुआ रहता है, ऑटोमेटिक नोट हो जाता है। अब एक शब्द आता है वर्षा वाला दिन। वर्षा वाला दिन, इसको हम कहते हैं रेनी डे। क्या कहते हैं? हम सब जानते हैं कि ओस भी तो पड़ती है। तो ऐसा माना जाता है कि 1-2 मिलीमीटर तो ओस से ही भर जाता है। ठंडा हो जाता है ना, कांच का है, तो 1-2 मिलीमीटर तो ओस ही पड़ जाती है। तो फिर रेनी डे कहलाने के लिए मिनिमम कितनी बारिश होना चाहिए? 2.5 मिलीमीटर या इससे अधिक वर्षा वाला जो दिन होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? रेनी डे या बरसाती दिन या वर्षा वाला दिन। अपन इसको और क्या कह सकते हैं? बरसाती दिन। तो किसी भी दिन को बरसाती दिन कब कहा जाएगा? जब उसमें न्यूनतम वर्षा 2.5 मिलीमीटर होगी। पर 2.5 मिलीमीटर तो बहुत छोटा होता है, 1 सेंटीमीटर का चौथा ही हिस्सा। अरे ढाई 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 4 बार करेंगे तब 1 सेंटीमीटर होगा ना। इतने में फसलों को तो कोई फायदा नहीं होता है। तो फिर एक और नया शब्द बनाया गया, कृषि बरसाती दिन या फसल बरसाती दिन। क्या नाम रखा गया उसका? कृषि बरसाती या फसल बरसाती दिन, एग्रीकल्चर रेनी डे या क्रॉप रेनी डे। और ऐसा कहा गया कि कम से कम 5 मिलीमीटर बारिश होती है, तब जाकर के फसलों को कोई ना कोई फायदा होता है। तो 5 मिलीमीटर या इससे अधिक वर्षा जिस दिन होती है 24 घंटे में, उसी को हमने क्या नाम दे दिया? एग्रीकल्चर रेनी डे। याद रहेगा। अब ऐसा माना जाता है कि वर्ष में 60 से 65 दिन बारिश होती है। कितने दिन होती है? तो बरसाती दिन कितने हो गए? 60 से 65। पर उन 60-65 में से 30-35 दिन ऐसे होते हैं जब ये बारिश 5 मिलीमीटर का आंकड़ा भी क्रॉस कर जाती है। तो उन 60-65 में से ही 30-35 दिन कैसे माने गए हैं? कृषि बरसाती दिन। कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो
वर्षा का मापन किससे किया जाता है? रेन गेज से। किससे किया जाता है? रेन गेज में एक परख नली रहती है, ऊपर एक ऐसी कीप लगी रहती है। क्या लगी रहती है बेटा? कीप लगी रहती है। और ये पूरा सेटअप आजकल जमीन के अंदर बंद रहता है ना, खाली मुंह ही खुला रहता है बाहर। तो जब कीप को निकालते हैं, फिर इसको परख नली को निकालते हैं, इसी में निशान लगे रहते हैं, इसको खाली करके साफ करके वापस कर देते हैं, है ना, ताकि कोई टूट फूट इसमें नहीं हो, है ना? चलो लिख लो। दादू दादू। मत आवाज करो रे ऑनलाइन वालों। फिर से वापस से बना ले बेटा, है ना, ताकि एक ही सर के नोट से लेंगे तो ज्यादा अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, दो चार क्लास उनसे पढ़ ली, अब तुमको समझ में तो आया नहीं, ठीक है, तो फिर से वहीं से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों की समस्या ये रहती है कि हमारे दो पेज खराब हो गए, उनकी ये समस्या नहीं रहती कि पूरी जिंदगी बच गई वापस। है ना, सबको ऐसे ही लगता है कि आपने पहले लिखवा दिया, अब हम क्या पेज फाड़ देंगे क्या? अरे फाड़ दो, दो पेज क्या, नई कॉपी बना लो, जिंदगी सुधर जाएगी। छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं करते, और जो आदमी इन छोटी चीजों में उलझा रह जाता है वो फिर आगे भी नहीं बढ़ पाता है। तो अपने को छोटी चीजों की परवाह जिंदगी में कभी भी नहीं करना है। जो आदमी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था ना, या खुद करता है, वो तो कितने कितने पेज पढ़ता होगा, कितने पेज पढ़ देता होगा। हम्म। इसके इसके साथ एक मेजरिंग जार भी रखा रहता है उसमें ना। इस परख नली को मेजरिंग जार कहते हैं, है ना। पर जो अभी जो उसमें वेधशाला में प्रयोग होता है, उसमें ऐसा स्टैंड वाला जार होता है। कैसा होता है? इस प्रकार। और उसके ऊपर क्या लगी रहती है? कीप। पर ये कोई नहीं पूछता कि क्या लगा रहता है, क्या होता है, सिर्फ साइज पूछा जाता है। कितनी लंबाई, कितना व्यास, क्या मापन करता है।
देखो शुरू हो गए ना। चले आगे। तो बरसाती दिन कितने हैं? 60 से 65। उसमें से कृषि बरसाती दिन कितने अपने पास? 30 से 35। चलो, तो ये अपना वर्षा वाला काम हो गया। अब बर्फ का मापन कैसे करते हैं हम लोग? आइस गेज से। कैसे करते हैं? आइस गेज। बर्फ को इंच और फुट में भी नापा जाता है ना? बरसात को काय में नापा जाता है? वर्षा को मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर में मापा जाता है ना? बर्फ को इंच, फुट, सेंटीमीटर, मीटर आदि में मापा जाता है। अच्छा, जब चार चीजें लिखवा दे और एग्जाम में आ जाए तो पहले वाली को सबसे ज्यादा सही समझना है ना, जिंदगी भर याद रखना। जो पहला लिखा वो ज्यादा सही है, जो उसके बाद वो उसे थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, है ना? और लिखने के लिए मैं जितना टाइम दूंगा उसमें ही लिखना पड़ेगा। नहीं तो पता चला एक ही स्लाइड 1 घंटे तक लिख रहे हो तो बाकी बच्चों का नुकसान अपन नहीं कर सकते। या तो तुमको स्पीड बढ़ाना है या तो फिर अपने दोस्त की कॉपी लेके शाम को लिखना। नहीं तो क्या होगा कि 2026 की वैकेंसी 28 में क्लियर हो पाएगी। चले आगे। अरे चले क्या? चलो। अब मुझे एक बात बताओ, विश्व की औसत वर्षा कितनी है? विश्व की औसत वार्षिक वर्षा यह है 1000 मिलीमीटर। इसी को क्या लिख सकते हैं अपन? 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 1194 मिलीमीटर। अच्छा, इसको 1200 मिलीमीटर अगर कोई लिख दे तो गलत उत्तर हो जाएगा क्या? 6 मिलीमीटर ही बढ़ाना है बस, मतलब 1 सेंटीमीटर से भी कम। और राजस्थान की पहले कम होती थी, अब बढ़ गई है ना। पहले होती थी 564। पहले वाले जो पेपर हुए सुपरवाइजर में, उन्होंने क्या उत्तर दिया? 564। अब क्या उत्तर आएगा? 575 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर लिखा है यहाँ पे? हाँ, दोनों चीजें मिलीमीटर में लिखी। 127 सेंटीमीटर कितना होता है? इतना। इतने बड़ा तो परख न लिए अपन लेंगे। अरे इतना बड़ा हो जाएगा ना 127 सेंटीमीटर। थोड़ा दिमाग भी चलाना कि 1 मीटर इतना लंबा होता है, तो 127 तो इतना हो जाएगा लगभग 1.25 मीटर। कुआं ही बन जाएगा।
क्या है यार, जवान आदमी हो। चले आगे। चले। चल। अब मुझे एक बात बताओ कि भारत में सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है? हम्म। कहाँ होती है? मेघालय में होती है। ये मान लो भारत है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता दिख रहा है। ठीक है। तो ये कौन सी दिशा है बेटा? और ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। और ये कौन सी दिशा है? जब भी नक्शा बनाते हैं तो ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर दिशा होती है और दाएं हाथ की तरफ हमेशा पूर्व दिशा होती है। ऊपर की तरफ कौन सी होती है? उत्तर दिशा। और दाएं हाथ की तरफ कौन सी होती है? हमेशा पूर्व दिशा। है ना? जब अपन सूरज की तरफ मुंह करके खड़े रहते हैं तो दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होती है और उल्टे हाथ की तरफ उत्तर। इसलिए उत्तर को वाम कहा जाता है। अपने यहाँ कहते हैं डाबा हाथ। और ये जिमना हाथ। तो जिमने हाथ पे दक्षिण दिशा और डाबे हाथ पे जम्मू कश्मीर उत्तर दिशा। ठीक है। अब ये वाली दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। ये वाली कौन सी है? दक्षिण पूर्व। ये उत्तर पूर्व, सॉरी उत्तर पश्चिम, और ये उत्तर पूर्व। मतलब दिशा का नाम हमेशा या तो उत्तर से शुरू होता है या तो दक्षिण से। कभी भी पूर्व उत्तर पूर्व दक्षिण नहीं कहते। पश्चिम उत्तर पश्चिम दक्षिण नहीं कहते। हमेशा कहां से शुरू करते हैं? या तो उत्तर से या तो दक्षिण। अगर कोई कह भी रहा है तो वो टेक्निकली गलत। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जब मॉनसून आता है तो भारत में ज्यादातर बारिश इधर से ही आती है। अभी मॉनसून जब प्रवेश करता है तो यहाँ पे एक तो ये महाराष्ट्र में नीलगिरी पहाड़ है, इधर से साउथ तक जाता है। और एक अपने राजस्थान में है अरावली पर्वत। है ना? अब जब मॉनसून जाता है ना तो ये अरावली पर्वत इस मॉनसून को अंदर नहीं घुसने देता, इधर नहीं जाने देता। है ना? इधर भी पहाड़ है। ये मॉनसून बेचारा जबरदस्ती बीच में से घुसने की कोशिश करता है, कहीं इधर उधर से, जहां इसको खाली जगह दिखती है वहां से घुस सीधा घुस जाए ना तो पानी पानी कर दे चारों तरफ। तो ये पहाड़ में जाता है, फिर इधर साइड में उधर साइड में निकलने की कोशिश कर। इस कारण से पश्चिम राजस्थान में बारिश नहीं होती, हमेशा सूखे की स्थिति बनी रहती है और वहां रेगिस्तान ही हो गया है। तो राजस्थान के पश्चिम भाग में कम वर्षा का कारण क्या है? अरावली पर्वत का मॉनसून की दिशा के समांतर होना। समांतर मतलब मॉनसून भी इधर से आ रहा है, ये भाई भी इधर से, तो ये बार बार जा ही नहीं पाएगा, टकराएगा। ले दे के थोड़ा बहुत इधर से पाकिस्तान की साइड से घुसता है मॉनसून, दो चार बार बारिश होती, खेल खत्म। तो इसलिए बीकानेर जैसलमेर उधर की साइड में पानी कम गिरता है इस अरावली पर्वत के कारण। ठीक है। महाराष्ट्र में भी वही नीलगिरी पहाड़ आड़े फिर जाता है तो आधा महाराष्ट्र हमेशा सूखे की चपेट में आ जाता है। ठीक है। तो भारत के पश्चिम भाग में कम बारिश होती है और भारत के पूर्वी भाग में अधिक बारिश होती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि पश्चिम से जब कोई व्यक्ति पूर्व की ओर जाता है, किधर से किधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। और अगर कोई पूर्व से वापस पश्चिम में आ रहा है तो वर्षा घटेगी। राजस्थान में भी सेम है। राजस्थान कहां से कहां तक, मान लो अपन जहां से मान लेते हैं ये राजस्थान, तो इधर भी अगर इधर कोटा साइड जाएंगे तो बारिश, और वापस जैसलमेर चले गए तो पश्चिम दिशा में हमेशा कम वर्षा होती है और पूर्वी दिशा में हमेशा अधिक वर्षा होती है। अब यहाँ पे अपने पास दो चार प्रश्न आते हैं। है ना? जैसे भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? अब राज्य पूछे तो क्या लगा देंगे? मेघालय। है ना? पर स्थान पूछ ले तो फिर क्या लगाएंगे? मासिन राम। इसके पहले जो था चेरापूंजी था। कौन सा था? पर एक बार यहाँ 30,000 mm बारिश हो गई, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। है ना? तो अब किसको माना जाता है? चेराप। दोनों के बीच की दूरी मैक्सिमम 13 से 19 किलोमीटर। मतलब जगह वही है कुल मिला के, गाँव के नाम बदल गए। ठीक है।
तो मासिन राम में एवरेज वर्षा होती है 13,000 मिलीमीटर। कितनी होती है? अपने यहाँ 1200 mm होती है और वहां 13,000 मिलीमीटर होती है, मतलब 10 गुना ज्यादा बारिश होती है ना। अब न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहां पर? जैसलमेर में। पर लेह लद्दाख में यहां से भी कम वर्षा होती है। कहाँ होती है? लेह लद्दाख। ऐसा क्यों सर? क्योंकि वो इतना ऊपर स्थान है कि बादल वहां तक जा ही नहीं सकते, उसके पहले ही बरस जाते हैं, है ना। तो लेह लद्दाख जो है वो है तो ठंडा, पर फिर भी रेगिस्तान है। कैसा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान है। जैसलमेर गर्म रेगिस्तान है। चलो, अब राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा। अब ये दो प्रश्न बनते हैं यहां पर। अगर जिला पूछे तो क्या लगा देंगे? झालावाड़ आएगा, कोटा आएगा? पक्का? वेरी गुड। और स्थान पूछ ले तो माउंट आबू। ये कौन से जिले में आता है? और कम वर्षा पूछे तो चुरू है। सम हो गया क्या? वो जियोग्राफी वाले पढ़ाते हैं वैसे ये सब, है ना। हर साल नया डेटा जो आता है ना, उसके हिसाब से उसको अपडेट करते रहते हैं। ठीक है। पहले चूरू में कम होती थी, अब हो सकता है सब में और कम हो गई हो। वहां बारिश कितनी होती है? क्या दो? बिल्कुल नहीं होती। नहीं, बुक्स में जो लिखा उसको सही मानेंगे क्या अपन, है ना। तो पहले क्या माना जाता था? चूरू को। और एक बार मैं जियोग्राफी वाले से बात कर लूंगा, नए डेटा नई बुक हो सकता है उन्होंने अपडेट करा है, कुछ पढ़ाया क्या उन्होंने ऐसा? वो तो अपन कंफर्म करेंगे। अपन अपने खुद पे भरोसा नहीं करते, किताबों पे ही करते खाली। ठीक है। तो ये हो गया वर्षा वाला सिस्टम। कुछ लिखना है इसमें से? ये नक्शा वक्शा तो रहने देना है, खाली समझने, दिमाग में फिट होना चाहिए। नहीं तो तुम्हारी पूरी कॉपी भर जाएगी फिर, और कंफ्यूज अलग होगे पढ़ते टाइम, फिर आओगे कि सर ये नक्शा कैसे बनाया। हे प्रभु मालिक। तुम्हारी बेच होगा 3 और 4? सेकेंड और मुझे एक बात बताओ, इसमें मोहित सर की क्लास तो है नहीं, तो फिर बच्चे कैसे पूछ रहे हो ऑनलाइन वाले कि मोहित सर की क्लास लेना है? कैसे बच्चे हैं खतरनाक वाले यार। ये देखो आखिरी भी मेरे लू वाला सिस्टम है। ठीक है। तो फिर कैसे पूछ रहे हैं? सर मेरा पशु परिचय में हो गया, लेकिन अब विरोध हो रहा है। किसका? तेरा विरोध कर रहे लोग? चलो चले आगे। इसको अपन कंफर्म कर लेंगे ना, फिर फाइनल बता देंगे। चले आगे। हर कैसे ठंडे गार बैठे रहते हैं यार तुम। गरम तवा रखवा दूं पीछे? चले आगे। हाँ। तो ये बारिश बारिश वाला सीजन हो गया।
अब आगे मैंने सब पढ़ा दिया ना, कुहासा, कोहरा, पाला। तो इस कॉपी में ऐसा क्यों लिखा है फिर कि धुंध, मतलब कोहरे में तो तूने लिख रखा है धूल प्लस धुआं। गलत लिखवा दिया वापिस क्यों? तो मैंने तो पढ़ा दिया था ना तुमको कि शुद्ध जल वाष्प के कण जब हो तो इसको क्या कहते हैं बेटा? कोहरा। और धूल के साथ धुआं और जल वाष्प जुड़ जाए तो धुंध होता है। तो उसको सही काट पीट के गलत काटना था, तुमने बोला नहीं उनको अक्सर ने ऐसा लिखवाया। अच्छा, मतलब उनको वो कंफ्यूजन हो गया कि फॉग को धुंध कहते हैं कि कोहरा कहते हैं। नहीं, मिस्ट अलग चीज होती है, फॉग अलग चीज होती है और स्मॉग अलग चीज होती है ना? तो मिस्ट मतलब तो हल्का कोहरा, फॉग मतलब खाली शुद्ध जलवाष्प के कण, और स्मॉग मतलब कोहरे के साथ धुआं, है ना? पर इस कॉपी में मैंने देखा जब, तो इसमें तो कुछ और ही लिखा हुआ है। इसमें तो कोहरे में धुआं और धूल भी लिख दिया। तो फिर ये तो है ना, कंफ्यूज होगे तुम, इधर पढ़ोगे कि उधर पढ़ो। तो इसलिए एक ही जैसा पढ़ो। तुम्हारी बुक में जो लिखा ना, प्रिंटेड दिखी तुमने? देखो एक बार उसमें क्या लिखा है। हाँ, तो वही पढ़ना है ना, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि वो बुक पांचों लोगों के पास गुजरी हुई है कि आप बता दो इसमें कुछ गलत लिखा, सबने साइन करे कि सब सही लिखा, तब जाके तुमको दी है ना। जैसे मैं क्लास में आता हूँ, मेरे को 25 चीजें याद आती है, अब सही आती नहीं आती है तो भगवान ही मालिक है। तुम्हारे लिए तो जो टीचर ने पढ़ा दिया सब सही है। तो इतनी इंटेंसिटी रखना है अपने को, ध्यान रखना है हर चीज का। अपने को डाउट हो तुरंत पूछ लो कि सर ये मेरे को क्लियर कर दो। सर को आता होगा तो आज ही बता देंगे, नहीं आता होगा तो कल आके बताएंगे, और नहीं आता होगा तो लाइब्रेरी खोल के पढ़ेंगे फिर बताएंगे, पर बताएंगे जरूर। चले आगे। तो ये हो गया। अब अपने पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे अपने को तीन चीजें यहां पर नहीं पढ़ना। एक चीज का नाम है कृत्रिम वर्षा। हाँ, वही पढ़ना है वापस से जो तुमने पढ़ा है, वापस पढ़ाऊंगा। कृत्रिम वर्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? आर्टिफिशियल रेन, है ना। फिर पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा, और इसके बाद फिर पढ़ेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव। अब कृत्रिम वर्षा क्या होती है? देखो, हम सब जानते हैं कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो पानी भाप बन के ऊपर उठता है, और जब ये भाप बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है तो बादलों का निर्माण होता है। ज्यादा पानी वाले बादल निम्बस कहलाते हैं। जब वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो निम्बो स्ट्रेटस कहलाते हैं। ये बादल हवा के धक्के से आगे आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और जहां ठंडे होते हैं वहीं बारिश बूंद द्रव में बदल जाते हैं, वाष्प से, और बूंदे बन के बारिश हो जाती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बादल आते तो है पर आगे निकल जाते हैं, फिर और आते हैं वो भी आगे निकल, फिर और आगे वो भी आगे। उदयपुर में तो बारिश ही नहीं हो रही यार। बोले बादल तो रोज निकल रहे हैं पर वो आगे बढ़ जाते हैं, ठंडे नहीं हो पा। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि एरोप्लेन, हवाई जहाज से बादलों, या तो नमक का, NaCl, या तो सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव कर देते हैं। बारीक पाउडर पीसते हैं, बिल्कुल बहुत बारीक, और फुर करके और स्प्रे कर देते। अब नमक हाइग्रोस्कोपिक है, आर्द्रता ग्राही, वो उस वाष्प की नमी को अवशोषित करके बूंद बना देता है और बारिश गिर जाती है। तो जबरदस्ती बारिश करवाना क्या कहलाता है? कृत्रिम वर्षा, है ना। तो कृत्रिम वर्षा के नाम में ही क्या लिखा है? कृत्रिम, यानी इंसानों के द्वारा। अब इसकी दो विधियां हैं, एक गर्म बादल वाली विधि और एक ठंडे बादल वाली विधि। अच्छा, आजकल दुबई में तो क्या कर देते हैं, बादल भी खुद ही बना लेते हैं, समंदर में प्लांट लगा रखे हैं उन्होंने, पानी गर्म करते हैं और बादल बना देते हैं। मैं वीडियो दिखा दूंगा तुमको, है ना। वो खुद ही बादल बनाते हैं अपने आप। तो गर्म विधि में क्या करते हैं अपन, सोडियम क्लोराइड, NaCl, साधारण नमक जिसको अपन कहते हैं, है ना, या मैग्नीशियम क्लोराइड, दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठंडे बादलों में AgI को अपन क्या लिख सकते हैं? सिल्वर आयोडाइड, है ना। Ag मतलब सिल्वर। या तो फिर ठोस बर्फ, कभी नाम सुना है तुमने? या शुष्क बर्फ, ठोस CO2 जिसको अपन कहते हैं। CO2 को जब अधिक दाब पर रखा जाता है तो ठोस हो जाती है, और उसका टेम्परेचर हो जाता है -79 डिग्री सेल्सियस।
लिक्विड नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस क्रायो प्रिजर्वेशन, पर यहां अपन उसकी बात नहीं कर रहे। अब एक बात अपने को याद रखना, यह बहुत महंगी विधि है, किसान इसका प्रयोग नहीं कर सकते। पता चला खेत बिक जाएगा बारिश करवाने में, है ना। किसानों को लगता है, जैसे पढ़ाता हूं मैं तो बच्चे सोचते हैं कि मेरे यहाँ मैं जैसलमेर में कृत्रिम वर्षा करवा दूं। कैसे करवाएगा भाई, हवाई जहाज चाहिए उसके लिए, है ना। दूसरा सवाल ये आता है कि सर नमक डालेंगे खेत में मृदाएं लवणीय हो जाएगी। 2-4 किलोमीटर के इलाके पे 50 किलो नमक डालने से मृदाएं लवणीय नहीं होती। मृदा का पीएच बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को 10 गुना कम करना पड़ता है। 2 बढ़ाना हो तो 100 गुना कम कर, 3 बढ़ाना हो तो 1000 गुना कम करना पड़ता है। तो पीएच बदलना बहुत ही मुश्किल काम है। आसानी से मृदाएं अम्लीय या लवणीय क्षारीय नहीं होती। तो ये दोनों सवाल जो है तुम्हारे डाउट यहीं पे अपने को मार लेना है खुद ही, कि मृदाएं लवणीय नहीं होगी, बहुत महंगी विधि, अपने खेत में अपने से नहीं होगी। ये प्रयोग करते हैं बड़े बड़े देश जैसे दुबई, चीन। सरकार कर सकती है, किसान नहीं कर सकता। ठीक है, सरकार कर सकती है, उनके बांध भरना हो तो वो भले 10 करोड़ खर्चा कर दे उस पर किसानों के बस की बात नहीं है, बहुत महंगी विधि है। चलो, अब मैंने तुमसे गलत वादा कर दिया, अब तुमको वीडियो दिखाना पड़ेगा। भावनाओं में बह जाता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ। कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं। हरिओम। अरे बाप रे, मारा भाई। बारिश, दोस्तों बारिश किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, खासकर उन किसानों के लिए जो खेती के लिए बारिश पर ही डिपेंड रहते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसी कई जगह भी है जहाँ बारिश की वजह से बाढ़ खत्म आ जाती है, और ऐसी कई जगह भी है जहाँ बारिश नहीं होने के कारण वहाँ सूखे जैसी स्थिति आ जाती है। बारिश हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे धरती के नीचे का वाटर लेवल बढ़ता है। अगर किसी जगह पर बारिश काफी समय से नहीं आया हो तो वहाँ सूखे जैसी स्थिति हो जाती है। हमारे देश की 40% खेती बारिश पर ही निर्भर है। कभी कभी बारिश नहीं आने के कारण हमारे देश की काफी फसल सूख भी जाती है। लेकिन ये बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि अब इंसान कभी भी और कहीं भी खुद से बारिश करा सकता है। आज हमारा साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि इंसान अब जब चाहे जहाँ चाहे कभी भी बारिश करा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, इस टेक्नोलॉजी का यूज काफी समय से बहुत सारे देश करते आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और कैसे इंसान इसकी मदद से जब चाहे कहीं भी बारिश करा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द साइंस न्यूज में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि बारिश कैसे होती है। जब सूरज की रोशनी समुद्र तल या नदियों पर पड़ती है तो उनसे भाप निकलकर आसमान में इकट्ठा होने लगते हैं। इन्हें बादल कहते हैं। ज्यादा हाइट पर चले जाते हैं तो ठंडे हो जाते हैं। इन बादलों में पानी के बहुत छोटे छोटे बूंद होते हैं। ये पानी के छोटे छोटे बूंद इतने भारी नहीं होते हैं कि धरती पर गिर सके। इन्हें धरती पर गिरने के लिए आपस में जुड़कर बड़ी बूंदों में बदलना होगा। ये पानी के छोटे छोटे बूंदे बहुत ही शुद्ध होते हैं, इसलिए आपस में जुड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जब ये धुएं या धूल के संपर्क में आते हैं तो आपस में जुड़कर एक बड़े पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। अब ये पानी की बूंदे इतने बड़े हो जाते हैं कि अपने आप को ज्यादा देर तक आसमान में संभाल कर रख नहीं पाते हैं और धरती पर गिरने लगते हैं। इसी को हम बारिश कहते हैं। आर्टिफिशियल रेन या बनावटी बारिश दो तरह से कराई जाती है। पहला, बादल बनाकर उन बादलों से बारिश कराई जाती है, और दूसरा, बने हुए बादल को क्लाउड सीडिंग करने लायक बनाया जाता है। तो पहले आप जानेंगे कि बने हुए बादल को क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे बारिश करने लायक बनाकर बारिश कराई जाती है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि कभी कभी बादल हमारे ऊपर आते तो हैं लेकिन बिना बारिश किए ही चले जाते हैं। ऐसे में इन बादलों को बारिश के काबिल बनाने के लिए इनके ऊपर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से जिस जगह पर बारिश करानी होती है उस जगह पर बादल आने के बाद प्लेन या रॉकेट की मदद से सिल्वर आयोडाइड को बादलों के ऊपर ले जाकर छिड़काव किया जाता है, जिससे पानी की छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलकर बड़ी बूंदों में बदल जाते हैं और धरती पर गिरने लगते हैं।
इस तरह से उस जगह पर बनावटी बारिश कराई जाती है। ये क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। इस टेक्नोलॉजी का यूज बहुत पहले से कई देश करते आ रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा यूज सऊदी अरब करता है। सऊदी अरब में पीने के पानी की बहुत ज्यादा कमी है। यहाँ मुश्किल से साल में 10 बार बारिश होती है। यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ बारिश कराने के लिए मैक्सिमम क्लाउड सीडिंग का ही यूज करती है। क्लाउड सीडिंग का यूज चाइना भी हमेशा से करते आ रहा है। चाइना ने 2008 में बीजिंग में हो रहे ओलंपिक खेलों के दौरान इस क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया था। 2008 में बीजिंग में ओलंपिक गेम के ओपनिंग के दिन ही चीन के मौसम विभाग ने यहाँ बहुत तेज तूफान और बारिश आने की सूचना दे दी थी। इस पर वहां की गवर्नमेंट ने उस तरफ आ रहे बादलों पर क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके उन बादलों को बीजिंग में आने से पहले ही बारिश कराकर उनमें से पानी को खत्म कर दिया था। 1967 में अमेरिका वियतनाम वॉर में अमेरिका ने क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी की मदद से ही वियतनाम को हराया था। उस समय अमेरिका ने लड़ाई के दौरान चोरी छिपे वियतनाम के बादलों में क्लाउड सीडिंग करके वहां इतनी बारिश करा दी थी कि वहां पर बाढ़ और स्लाइडिंग जैसी समस्याएं आने लगी थी, जिससे वहां की सेना की सप्लाई रुक गई थी। अब हमने ये तो जान लिया कि बने हुए बादल पर कैसे क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बारिश कराई जाती है। अब हम जानते हैं आर्टिफिशियल क्लाउड यानी बनावटी बादल को कैसे बनाया जाता है। आर्टिफिशियल क्लाउड बनाने के लिए दो तरीकों को अपनाया जाता है। पहला, धरती पर क्लाउड प्लांट लगाकर कुछ केमिकल की मदद से पहले बहुत ज्यादा बादलों को बनाया जाता है। फिर इन बादलों पर क्लाउड सीडिंग कराकर इनसे बारिश कराई जाती है। दूसरी टेक्नोलॉजी में समुद्र में छोटे छोटे प्लांट लगाकर समुद्र के पानी को भाप में बदलकर आसमान में छोड़ा जाता है और फिर उन बादलों पर क्लाउड सीडिंग करके उनसे बारिश कराई जाती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी और आप क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप तो मुझसे पूछे ये कैसे बताएगा? हैं? बताओ यार, स्टूडेंट मेरे और कह रहा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, नहीं करेंगे। ये लिखना है क्या बेटा? ये भी लिखना है? ये लिख लिया तो बचा क्या है? ये लिख लिया? यार तुम तो कमाल के बच्चे हो यार। तो और पढ़ना है आज? अब कौन से सर आएंगे? हैं? तुम्हारे थर्ड बैच है कि फोर्थ एक साथ है? सेकंड और थर्ड? फोर्थ कहाँ है? और फर्स्ट कहाँ चली गई? आज तारीख 7 है ना? सर मेरे को वायरल फीवर हो गया था यार, तो इसलिए मोहित सर को लगा दिया था। पर तुम तो बहुत ही खराब बच्चे हो। हैं? हाय हाय कर